आप सभी को मेरा नमस्कार। आज ये इतिहास की क्लास में मैं आपको मौर्य डायनेस्टी के बारे में बता रही हूँ। मैं डॉक्टर पप्पी चौहान। ये प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग रहा है। मौर्य कालीन के बारे में मैं बताना चाहूँगी आज। और मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप सभी को पता ही होगा, वैसे तो सम्राट अशोक के बारे में सभी जानते होंगे, लेकिन मौर्य डायनेस्टी की जो हम स्थापना की बात करते हैं या मौर्य साम्राज्य की हम बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 बीसी में की गई। यानी ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं हम। ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य, या जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं, उसकी सहायता से अपने राज्य की स्थापना की। मगध साम्राज्य को अपना राज्य और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा और उसके बाद सम्राट अशोक गद्दी पर बैठा। मैं यहाँ पर आपको आज मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्य साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बारे में बताने जा रही हूँ। मौर्य साम्राज्य की इतिहास की जो जानकारी हमें मिलती है वो मुख्यतः कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र से सबसे ज़्यादा अधिक प्राप्त होती है। ये मौर्य साम्राज्य को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में अगर हम देखते हैं तो चंद्रगुप्त के प्रशासन का वैसे तो प्रधान उद्देश्य यही रहा है कि लोक हितकारी शासन करना या लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना। इस उद्देश्य के लिए उसने राज्य का विकास और उसका सुदृढ़ीकरण किया। आर्थिक हितों की रक्षा पर उसने सबसे अधिक बल दिया और शोषण नहीं करना, विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना, ये सब उसके राज्य को कुशल बनाने के नियम थे। हम मौर्य साम्राज्य की अगर बात करते हैं तो उनका प्रशासनिक व्यवस्था में देखा जाए तो राजा और सैन्य संगठन, पुलिस एवं गुप्तचर व्यवस्था थी। न्याय एवं दंड की व्यवस्था भी की गई थी। कौटिल्य ने राज्य को 7 तत्वों के अनुसार निर्मित किया था, जिसमें राजा को राज्य का सिर, अमात्य को राज्य की आंखें और जनपद को राज्य की जंघाएं और दुर्ग और किलों को राज्य की बाहें और कोषार्धन को राज्य का मुख, सेना को राज्य का मस्तिष्क और मित्र को राज्य के कान के स्वरूप रखा गया। यानी ये जो 7 तत्व थे, उन तत्वों के आधार पर ही एक कुशल राज्य को संचालित किया जाता है। कौटिल्य का मानना था कि कौटिल्य यूँ तो राजतंत्र का समर्थक था और वह राजा को सर्वशक्तिशाली और राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानता था। उसके अनुसार राजा या राज्य की उत्पत्ति समाज में फैली अव्यवस्था की स्थिति को समाप्त करने के लिए हुई है। राज्य के सभी अधिकार राजा के पास थे मौर्य काल में, और वह कार्यकारिणी का प्रधान होता था। परंपरागत राजशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार यदि हम देखें तो धर्म का पालन करने वाला धर्म प्रवर्तक भी वही होता था। कानून का निर्माता नहीं लेकिन होता था, लेकिन कौटिल्य ने राजा को ही कानून निर्माण संबंधी उसके राज्य में अधिकार दिए थे। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, मौर्य साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। मौर्य साम्राज्य के निर्माण में कौटिल्य का बहुत बड़ा हाथ था। इसलिए कौटिल्य के मार्गदर्शन पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा शासन संचालित भी होता था। यदि हम एक मायने में ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा।
मौर्य काल में ऊंचे अधिकारियों को या ऊंचे पदाधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था और इन तीर्थों की संख्या इनके साम्राज्य में 18 हुआ करती थी। इन्हें अमात्य भी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त यदि हम देखते हैं तो जो सैन्य संगठन था इनका, चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक बहुत विशाल सेना थी। उस सेना की देखभाल के विषय में जो जानकारी है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज दोनों ने ही की है। कौटिल्य के अनुसार पैदल, हाथी, घोड़ा, रथ ये सभी प्रकार की सेनाएं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके पास थी। इसके अतिरिक्त राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए मजबूत किले बनाए गए थे, बड़े बड़े फोर्ट, जिससे कि राज्य की सुरक्षा की जाती थी और इसकी सुरक्षा और इनकी देखभाल के लिए दुर्गपाल और अंतपाल के द्वारा की जाती थी। उस समय या मौर्य प्रशासन काल में पुलिस एवं गुप्तचर व्यवस्था भी बाकायदा रखी गई थी। नगर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर अध्यक्ष, दंडपाल और पुलिस विभाग की व्यवस्था की गई थी, जो कि सुव्यवस्था और शांति बनाए रखता था। गुप्तचरों की बात करते हैं तो गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था और मौर्य राजाओं ने गुप्तचरों का एक बहुत बड़ा जाल बिछा रखा था, जिसके माध्यम से राज्य में किसी प्रकार की अव्यवस्था यदि होती थी तो इन गुप्तचरों के माध्यम से पता लग जाती थी। फिर गुप्तचरों की 2 श्रेणियां थी, जिसमें एक संस्था थी और दूसरी श्रेणी संचार थी। दंड और न्याय व्यवस्था के लिए भी अगर हम देखें तो व्यवस्था की गई थी मौर्य साम्राज्य में, लेकिन राजा ही न्याय व्यवस्था का प्रधान होता था। सबसे नीचे ग्राम न्यायालय होता था या ग्राम में जो न्याय व्यवस्था थी वो ग्रामीण स्तर पर की जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में या मौर्य साम्राज्य में राज्य को आय के कई सारे साधन प्राप्त थे या मौर्य शासकों ने राजस्व प्राप्ति के लिए कई सारे कर भी लगा रखे थे, जिसमें से जो मुख्य थे वो दुर्ग, राष्ट्रखनी, सेतु, वन, व्रज और वणिक पथ ये सब आय के साधन थे या इन प्रकार के करों से आय प्राप्त होती थी। दुर्ग से भी कई प्रकार के कर लिए जाते थे, जिसमें चुंगी, जुर्माना, जेलखाना, शराब, वस्त्र, उद्योग, कारीगर, अचल संपत्ति पर भी कर लिया जाता था। फिर इसके अतिरिक्त भूमि कर 1/6 और बंदरगाह, सड़कों से, चारागाहों से आय प्राप्त होती थी। बगीचों से प्राप्त होने वाली आय को सेतु कहा जाता था। विभिन्न प्रकार के वनों से भी आय प्राप्त की जाती थी। राजस्व अधिकारी या राजस्व कलेक्ट करने वाला जो अधिकारी या ऑफिसर होता था वो समाहर्ता कहलाता था, जो विभिन्न प्रकार के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, गोप इत्यादि के मदद से टैक्स वसूल करता था या रेवेन्यू कलेक्ट करता था। सन्निधाता राज्य कोष की देखभाल किया करता था। कई ऐसे अधिकारी थे जो इस प्रकार के कार्यों को किया करते थे। इसके अतिरिक्त प्रांतीय व्यवस्था भी थी और स्थानीय व्यवस्था भी थी। प्रांतीय व्यवस्था, स्थानीय व्यवस्था, नगर प्रशासन, इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी मौर्य साम्राज्य में संचालित थी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मौर्यकालीन समाज की। तो कौटिल्य के अनुसार वर्ण व्यवस्था ही सामाजिक संगठन का आधार थी। चूँकि इसके पहले अगर आपने पढ़ा होगा तो वैदिक काल में हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज संचालित था, तो इस समय भी वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है। 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था और वर्णों के अनुसार ही व्यवसायों का पालन किया जाता था, जैसा कि ब्राह्मणों के द्वारा शिक्षा और पुरोहित वेद पठन पाठन, यज्ञ आदि का कार्य किया जाता था।
राज्य की ओर से कर से मुक्त भूमि दान में दी जाती थी, जिसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। मौर्य काल में ही नई बस्तियां स्थापित कर दी गई शूद्रों के लिए, जो समाज का चौथा वर्ण था, और उन्हें भूमि भी दे दी जाती थी और अलग से वो रहकर अपना जीवन यापन करते थे। शूद्रों को आर्य कहा गया है और उसे मलेच्छ भी माना गया है। मौर्य साम्राज्य में दासों का उल्लेख तो नहीं मिलता है और दास प्रथा भी प्रचलित नहीं थी, लेकिन अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने उल्लेख किया है कि स्त्री दासों के रूप में उपचारिका और परिचारिका का उल्लेख आता है। स्त्रियों की दशा सामान्य थी, सुखी जीवन था, संयुक्त परिवार प्रथा संचालित थी, विवाह पूर्ण रूप से संस्थागत होते थे और अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। मौर्य काल में सती प्रथा होने का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मौर्य युग में गणिका या वैश्याओं का उल्लेख अवश्य मिलता है, जो कि स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूपा जीवा कहा जाता था। इसके अतिरिक्त मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की यहाँ पे मैं बात करती हूँ। अर्थव्यवस्था मिश्रित रूप से संचालित थी, जिसमें कृषि, व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य एवं वाणिज्य की प्रगति तो हुई, जिसके कारण से मौर्य काल आर्थिक रूप से संपन्न था। कृषि व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया था और राज्य कृषि कार्य पर नियंत्रण रखते थे। कृषि की पद्धति के लिए अगर हम बात करें तो मौर्य काल में सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था। अर्थशास्त्र में धान की फसल को सर्वोच्च माना गया है और गन्ने की फसल भी की जाती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की फसलों का उल्लेख किया गया है, जिसमें हेमंत, ग्रीष्म, केदार यानी रबी और खरीफ की फसल के अलावा जायद की फसल भी होती थी। राजकीय भूमि के लिए जो अधिकारी होता था वो सीताध्यक्ष होता था, जो कि राज्य की भूमि की देखभाल किया करता था। इसके अतिरिक्त व्यापार व्यवसाय की अगर हम बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में चीनी और रेशम का उल्लेख किया गया है। राज्य की तरफ से बाजार निर्धारित किए गए थे। निश्चित रूप से बाजारों में सामान की खरीदी और बिक्री की जाती थी। पोतवा अध्यक्ष नाप और तौल, बंटवारे आदि तब बाजार और पण्य अध्यक्ष के द्वारा व्यापार का नियंत्रण रखा जाता था। उद्योगों में उद्योग धंधों की विभिन्न प्रकार की श्रेणी होती थी। संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियों के माध्यम से अलग अलग इनके न्यायालय भी होते थे और इसकी देखभाल करने वाला इसका जो प्रधान होता था वो महाश्रेष्ठी कहलाता था। श्रेणी शिल्पियों के संगठन की होती थी। निगम व्यापारियों का संगठन होता था। संघ महाजन और देनदारों का संगठन होता था। सार्थ व अनाज से संबंधित व्यापारियों का समूह था और समय संगठनों के कानून का समूह होता था। मुद्रा प्रणाली मौर्य काल में संचालित हो चुकी थी। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा व्यवस्था को देखता था। राज की टकसाल होती थी। यद्यपि ये कहा जाए तो कोई निश्चित रूप से उस समय सिक्के नहीं चलते थे प्रमाणिक तौर पर, फिर भी आहत सिक्के मौर्य काल में बड़े स्थानों से मिले हुए हैं, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि मौर्य शासकों द्वारा ये इस प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे। अर्थशास्त्र में यह भी मिलता है। मुद्रा प्रणाली की बहुत ज़्यादा जो उल्लेख किया गया है उनमें विभिन्न प्रकार के सिक्के थे, जिसमें पर्ण, सुवर्ण, कशारपर्ण, माशक, काकड़ी और अर्ध काकड़ी का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र में तांबे और चांदी के सिक्कों का भी उल्लेख किया है, जो 4 प्रकार के थे। पहला पर्ण, फिर अर्धपर्ण, पाद और अष्टभाग, ये 4 प्रकार के सिक्कों का उल्लेख किया गया है। ये चांदी के सिक्के होते थे और तांबे के सिक्कों में मासक, अर्धमासक और काकड़ी और अर्ध काकड़ी ये तांबे के सिक्के हुआ करते थे। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको मौर्यकालीन समाज, अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको कुछ और बताने की कोशिश करूंगी और
इसके अलावा मौर्य काल से संबंधित भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं आपको इस वीडियो पे पूरी तो नहीं बता पाई हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी जानकारी प्रदान करने की कोशिश करूँगी। प्रशासन के बारे में बताना चाहती हूँ कि नगर प्रशासन जो था मेगास्थनीज ने उसका भी विवरण दिया है। नगर प्रशासन का प्रबंध 30 सदस्यों का मंडल करता था और यह मंडल जो होते थे और इनकी समितियां होती थी वो 6 भागों में विभक्त थी। इसमें जो लोग होते थे या जो सदस्य होते थे वो 6 होते थे और ये समितियां भी थी। और ये 6 समितियां थी: शिल्पकला समिति, वैदेशिक समिति, जनसंख्या समिति, वाणिज्य समिति, वस्तु निरीक्षक समिति और कर समिति। हर समिति में 5 सदस्य और ये 6 समितियां होती थी जो कि नगरों की देखभाल और नगरों के प्रशासन का कार्य किया करती थी। तो मित्रों, आज यहीं तक बस। इसके बाद मैं आपको अगला वीडियो बताऊंगी। अगर इसमें से आपको जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखें आप और क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। धन्यवाद।